नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के पार्ट फोर्थ में लाभांश वाली प्रतिभूतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में अपन ने ब्याज वाली प्रतिभूतियों के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें बॉन्ड, ऋण पत्र, ऋण, इनके ऊपर जो भी इनसे संबंधित ये जो प्रतिभूतियां हैं, इनको जब ब्याज सहित या ब्याज सहित खरीदा या बेचा जाता है तो किस प्रकार से हम लेखांकन व्यवहार करते हैं, स्तंभाकार रूप में किस तरीके से लेखांकन व्यवहार किया जाता है या उसके खाते कैसे तैयार किए जाते हैं, ये भी अपन ने अध्ययन किया था। और जैसे अपने ये भी बताया था आपको कि प्रतिभूतियां वैसे दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक तो ब्याज मिलता है और दूसरी लाभांश वाली होती हैं। तो आज हम लाभांश वाली प्रतिभूतियों का अध्ययन करेंगे। और लाभांश वाली प्रतिभूतियां वास्तव में वे प्रतिभूतियां होती हैं जिनके ऊपर लाभांश प्राप्त होता है या कंपनी द्वारा या जो है वो लाभांश दे होता है। इन प्रतिभूतियों में हम दो प्रकार की मुख्य प्रतिभूतियाँ होती हैं, एक पूर्वाधिकार अंश होते हैं और एक जो है वो लाभांश वाले जो है वो समता अंश होते हैं। तो ये जो दो प्रतिभूतियां होती हैं, इन प्रतिभूतियों का भी ब्याज वाली प्रतिभूतियों की तरह लाभांश सहित या लाभांश रहित क्रय विक्रय होता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि लाभांश सहित क्रय विक्रय होने पर किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। जब लाभांश सहित क्रय विक्रय किया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि लाभांश क्रय विक्रय करने की तिथि तक का जो लाभांश होता है वो प्रतिभूतियों के मूल्य में शामिल होता है, प्रतिभूतियों के मूल्य में शामिल होता है। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है जिसको आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जो ये मुख्य अंतर क्या होता है लाभांश सहित क्रय विक्रय में और ब्याज सहित क्रय विक्रय में। जब ब्याज सहित क्रय विक्रय किया जाता है तो क्रय विक्रय करने की तिथि को जो भी मूल्य होता है उस मूल्य में वो क्रय विक्रय की तिथि तक का ब्याज पिछले जो ब्याज की देय तिथि है उससे क्रय विक्रय करने की तिथि तक का ब्याज उसमें शामिल होता है। और हम जब वास्तविक लागत मूल्य और वास्तविक विक्रय मूल्य निकालते हैं उस डेट को ही, तो ऐसे ब्याज को हम वहाँ से कम कर देते हैं। तो बाकी जो बिना ब्याज की जो राशि होती है और खर्चों का समायोजन तो हम पहले कर ही देते हैं, जो खर्चे होते हैं खरीदने पर जोड़ते हैं और बेचने पर माइनस कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा ब्याज को भी हम वहाँ से हटा देते हैं, कम कर देते हैं पिछली ब्याज की देती तिथि से क्रय विक्रय की तिथि तक का ब्याज। तो बाकी जो राशि बचती है वो खरीदने पर अगर खरीदा जा रहा है ब्याज सही तो वास्तविक क्रय मूल्य होता है या वास्तविक लागत मूल्य होता है, और अगर बेचा जा रहा है तो वास्तविक विक्रय मूल्य होता है। तो ये बात अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा हम करते हैं ब्याज सहित क्रय विक्रय में। लेकिन लाभांश सहित क्रय विक्रय करने के अंतर्गत हम केवल खर्चों का ही समायोजन करते हैं, यानी लाभांश सहित क्रय करने पर जो क्रय मूल्य होता है उसमें से खर्चे घटा देते हैं, जोड़ देते हैं, और विक्रय करने पर खर्चों को माइनस कर देते हैं। लाभांश संबंधी कोई भी समायोजन क्रय विक्रय की तिथि को नहीं करते, क्योंकि लाभांश का उस तिथि को मालूम नहीं होता है कि कितना लाभांश होगा। ये लाभांश बाद में घोषित किया जाता है, जबकि ब्याज की राशि का तो चूँकि प्रति वर्ष फिक्स होता है, निश्चित होता है ब्याज का मूल्य, इसलिए जो ब्याज की राशि का हमें ज्ञात होता है। लेकिन लाभांश चूँकि पता नहीं होता, इसलिए केवल जो है वो वास्तविक भुगतान या वास्तविक प्राप्त राशि से ही प्रविष्टि कर दी जाती है। और बाद में जब लाभांश की घोषणा की जाती है उस तिथि को क्रय विक्रय से पूर्व की जो अवधि का अनुपातिक लाभांश बनता है उस लाभांश का समायोजन बाद में किया जाता है घोषणा की तिथि के बाद। तो जब लाभांश सहित अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है तो उन अंशों पर आगे जब भी लाभांश मिलेगा और जिस डेट को लाभांश मिलेगा तब विक्रेता को ही वो लाभांश मिलेगा, क्योंकि लाभांश सहित बेचा गया है किसी प्रतिभूति को, तो जिसने लाभांश सहित खरीदा है उसी को वो लाभांश प्राप्त होगा, उसी को वो लाभांश प्राप्त होगा। और ये भी एक बड़ा बेसिक फ़र्क है जो आपको ध्यान करने की बात होती है, क्योंकि जब वहाँ पर ब्याज सहित जब विक्रय किया जाता है
तो वो वास्तविक वो क्या होता है कि उस तिथि तक का जो ब्याज है वो प्राप्त कर लेता है कौन? विक्रेता। विक्रेता उस मूल्य के अंदर वो ब्याज प्राप्त होता है, वो ब्याज प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो उसको माइनस करके वास्तविक विक्रय मूल्य निकालता है, और बाद में तो वो प्रतिभूति खरीदने वाले के पास चला जाएगा तो उसको ही वास्तविक रूप से मिलेगा, लेकिन इसका समायोजन वो पहले ही कर लेता है, अपना ब्याज का समायोजन वो विक्रेता पहले ही कर लेता है। यहाँ पर स्थिति दूसरी है। यहाँ पर क्या है कि जब लाभांश सहित मूल्य बेचा जा रहा है तो ये विक्रेता जो है वो लाभांश सहित मूल्य वहाँ से ले लेता है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो लाभांश की राशि कितनी होती है उस डेट को, और चूँकि उसने लाभांश सहित बेच दिया तो आगे उसका लाभांश तो विक्रेता को न मिल के क्रेता को ही मिलेगा, क्रेता को ही मिलेगा। और ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाता है कि जब वो रेफरेंस डेट है उस डेट तक का जो है वो कंपनी के रजिस्टर में क्रेता का नाम अंकित हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो है, अभी उसी डेट को चूँकि उसने लाभांश सहित बेचा है तो आगे जो लाभांश है वो क्रेता को मिलेगा, क्योंकि क्रेता का नाम रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्रेता का लाभ और हानि कैसे, उसका वास्तविक क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो जब कोई लाभांश सहित खरीद रहा है तो क्रेता के लिए वास्तविक लागत मूल्य निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए देखिए, जब लाभांश सहित खरीदा जा रहा है तो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं ये देखने की बात है। तो जैसे सबसे पहले तो जिस डेट को खरीदा जाएगा उस डेट को जैसे लाभांश सहित क्रय मूल्य होता है उसमें खर्चे जोड़ दिए जाते हैं, तो वास्तविक भुगतान होता है। और भुगतान की प्रविष्टि क्या की जाती है? भुगतान की प्रविष्टि इक्विटी शेयर्स इन डैश 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 लिमिटेड या प्रेफरेंस शेयर इन डैश डैश लिमिटेड DR टू बैंक अकाउंट कर दी जाती है, यानी कि जो भी क्रय मूल्य है उससे प्रविष्टि कर दी जाएगी खर्चों को जोड़ने के बाद में। अब क्या होगा, बाद में जब लाभांश घोषित होगा इस डेट को, तो उस समय जब घोषित होगा तो निश्चित रूप से क्या है कि ये जो मूल्य है जिसमें क्रेता ने भुगतान किया है, जो मूल्य, इस मूल्य में वो मूल्य भी शामिल है जो कि अवधि से पूर्व का भी है, उस लाभांश से अवधि के पूर्व का लाभांश भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो बाद में जब उसको लाभांश मिलता है क्रेता को, तो जब उसको लाभांश मिलता है तो वो उस लाभांश के लिए वैसे तो बैंक अकाउंट DR टू डिविडेंड अकाउंट करता है, हम कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट DR टू डिविडेंड अकाउंट करेगा, लेकिन वो पूरी की पूरी राशि को डिविडेंड अकाउंट में जमा नहीं करता है, क्योंकि ऐसे अंशों पर जो उसको लाभांश मिलता है खरीदने वाले व्यक्ति को, तो खरीदने की डेट के बाद के जो लाभों का जो लाभांश है, लाभों में से मिला लाभांश है, वो तो उसका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है, वो तो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। लेकिन उन अंशों के ऊपर जो लाभांश सहित खरीदे गए थे, खरीदने से पहले की अवधि के लाभों में से यदि किसी कंपनी ने कोई लाभांश घोषित किया था, तो ऐसे पूर्व की अवधि वाले जितने लाभांश की राशि होती है, वो पूरी की पूरी राशि जो है, पूर्व की अवधि वाली राशि, वो पूरी की पूरी राशि को वो शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगा, शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो इस प्रकार से देखिए, एक तो क्रय की तिथि को उसने शेयर्स DR किया, और अब बाद में लाभांश जब मिला, उस लाभांश से वो राशि जो कि उसने पूर्व की अवधि के लाभों में से दिया गया था, उस लाभांश की राशि से क्रेडिट किया। तो अब वो नेट जो राशि होगी, यानी एक बार डेबिट शेयर्स को किया, एक बार शेयर्स को क्रेडिट किया, तो अब जो नेट राशि होगी वही वास्तव में अंशों की लागत मानी जाएगी, और बाकी जो डिविडेंड होगा वो उसको है वो लाभांश खाते में चला जाएगा जो बाद की अवधि का है। इस प्रकार से ऐसा लाभांश पूंजीगत लाभ देते हुए विनियोग खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसमें विनियोग की शुद्ध लागत याद आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स किया जाएगा और प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू शेयर्स अकाउंट। ऐसे ही मान लीजिए विक्रेता क्या करेगा, तो विक्रेता क्या करेगा, जैसे क्रेता ने किया ऐसे विक्रेता भी करेगा। पहले तो जो विक्रय मूल्य है वो लिख लेगा और उसमें से खर्चों को घटा देगा, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आएगी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड से वो प्रविष्टि कर देगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स इन ये लिमिटेड अकाउंट। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि विक्रेता ने तो लाभांश बेच दिया, लाभांश अब क्रेता को मिलेगा। उस डेट को चूंकि विक्रेता को भी मालूम नहीं है कि लाभांश कितना था, तो पूरी प्राप्त राशि से उसने शेयर के खाते को जमा कर दिया। अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि भाई इसमें उसने जो शेयर खाते में जमा राशि की है उसमें लाभांश की राशि भी सम्मिलित है, क्योंकि लाभांश सहित राशि थी तो जमा हो गई। अब बाद में इसका समायोजन जब वो करेगा तो वो वापस क्या करेगा, जितनी राशि बाद में उस क्रेता को मिलेगी जब लाभांश की राशि, तब उसको पता लगेगा कि कितना लाभांश डिक्लेयर हुआ। तो
वो जो लाभांश की राशि जो उसने लाभांश में उसने बेचा है, विक्रय मूल्य उसने किया है, तो उसके बारे में वो समायोजन करेगा। और ऐसे विक्रय किए गए अंशों पर कंपनी द्वारा विक्रय की तिथि से पूर्व के लाभों से जो लाभांश घोषित किया है, चूंकि विक्रेता का यह आयगत लाभांश था और विक्रय की तिथि को उसने लाभांश विक्रय मूल्य में इस आयगत लाभांश को भी सम्मिलित कर लिया था, इसलिए ऐसे लाभांश से वो अंश खाते को डेबिट कर देगा। ठीक है, जैसे कि वो तो करेगा क्रेडिट और ये करेगा डेबिट। ऐसे लाभांश की राशि से वो उसको अंश खाते को डेबिट करेगा। तो शेयर्स इन इक्विटी शेयर्स लिमिटेड DR वो कर देगा, और 2 वो डिविडेंड काउंट करेगा, क्योंकि वो उसकी वास्तव में आयगत आय थी। जिस अवधि तक उसके पास अंश थे उनका अंशों पर लाभांश था, ऐसा लाभांश उसका आयगत लाभांश होगा, और ऐसे लाभांश को वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा और शेयर्स खाते को डेबिट कर देगा। तो ये जो है वो इसके अंदर जो है वो हम ये प्रविष्टि करते हैं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो कुल मिलाकर के जब लाभांश सहित खरीदा विक्रय किया जाता है तो क्रेता तो क्या करेगा, क्रेता तो शेयर्स इन लिमिटेड को डेबिट करेगा लाभांश घोषणा होने पर, और विक्रेता इसके अंदर क्या करेगा, नहीं सॉरी, शेयर्स इन लिमिटेड को क्रेडिट करेगा और विक्रेता जो है वो उसको डेबिट करेगा। ठीक है, तो इससे उसकी तो वास्तविक विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा कम करने के बाद में, और इसका वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा डेबिट करने के बाद में। तो इनके बारे में तो बिल्कुल ये सीधी सी बात है। अब जब लाभांश रहित क्रय विक्रय किया जाता है तो हम क्या करते हैं, ये आपको देखने की बात है। लाभांश रहित क्रय विक्रय करने का अभिप्राय ये होता है कि आगे जब लाभांश मिलेगा तो विक्रेता को ही मिलेगा। लाभांश रहित क्रय विक्रय किया जाएगा तो आगे लाभांश जो है वो विक्रेता को ही मिलेगा। अब देखिए, ब्याज वाली प्रतिभूतियों में भी लाभांश रहित ब्याज रहित क्रय विक्रय होता है, लेकिन वहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर हर स्थिति के अंदर जो ब्याज होता है वो क्रेता को ही प्राप्त होता है बेचने के बाद में। वो विक्रेता क्या करता है, लाभांश रहित भी अगर बेचा जा रहा है तो वो पिछली तिथि से विक्रय की तिथि तक का ब्याज है ना वो सीधा जोड़ लेता है उसके अंदर, और जोड़ के पेमेंट ले लेता है वो, और बाद में वो ट्रांसफ़र हो जाता है और आगे की तिथि को जो है वो ब्याज क्रेता को ही मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब लाभांश रहित विक्रय किया जाता है तो आगामी जब तिथि को ऐसे अंशों का जो लाभांश होता है वो विक्रेता को ही मिलता है, क्रेता को नहीं मिलता है, क्योंकि उसने एक्स डिविडेंड बेचा है। तो ऐसी स्थिति में लाभांश विक्रेता को ही मिलता है। तो इन अंशों पर लाभांश पर अधिकार विक्रेता का ही रहता है, अर्थात विक्रेता द्वारा अंश बेचने के तुरंत बाद की जो भी लाभांश की घोषणा की सनद तिथि के तक के इन सभी अंशों से संबंधित सभी लाभांश, बोनस, अधिकार और अंशों पर अधिकार विक्रेता का ही रहता है। तो यहाँ पर लाभांश रहित जो क्रय विक्रय है उसके बारे में ये देखने की जो मतलब एक बहुत बड़ा जो बेसिक अर्थ है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्रय विक्रय होने पर इन अंशों पर लाभांश पर जो अधिकार है वो विक्रेता का ही रहता है। यानी विक्रेता द्वारा अंश बेचने के तुरंत बाद की लाभांश घोषणा की जो भी संदर्भ तिथि होगी उस तक के इन अंशों से संबंधित सभी लाभांश, बोनस, अधिकार, अंशों पर अधिकार विक्रेता का ही रहता है। यानी इसके बाद में बेचने के बाद जब लाभांश रहित बेचा जाएगा उसके बेचने के बाद में जो भी ड्यू डेट, जो भी रेफरेंस डेट आएगी और लाभांश की घोषणा की कोई रेफरेंस डेट होती है तो उस डेट को जो है वो विक्रेता को ही सारे जो लाभांश और जो घोषणा होगी उस संदर्भ डेट तक को, तो वो सारे जो लाभांश और अधिकार अंश और बोनस जो हैं बोनस सारे के सारे विक्रेता को ही मिलेंगे। तो पहले तो वही बात हुई कि लाभांश रहित क्रय मूल्य ही ज्ञात करते हैं, लाभांश रहित क्रय मूल्य ही ज्ञात करते हैं और उसके अंदर खर्चे जोड़ देते हैं और वास्तविक भुगतान आ जाता है, और इस तरीके से जो है वो प्रविष्टि शेयर DR2 बैंक काउंट कर देते हैं, शेयर DR2 बैंक काउंट कर देते हैं। बाद में जब लाभांश घोषणा की जाती है तो घोषणा करने पर क्या करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर क्रय के बाद की अवधि का ध्यान ये देना है आपको कि जब उसने लाभांश सहित क्रय किया था तो ये कहता है कि क्रय की अवधि के बाद का जो आनुपातिक लाभांश है
क्रय की अवधि के बाद का आनुपातिक लाभांश है वो क्रय की अवधि के बाद का है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये पहले वाली बात नहीं है। क्रय की अवधि के बाद का जो लाभांश है वो लाभांश वास्तव में क्रेता ने त्याग कर दिया उस लाभांश का। ऐसे लाभांश का क्रेता ने त्याग कर दिया और उसकी जो आयगत आय थी, उसकी वो आयगत आय थी जिसका उसने त्याग कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात हुई क्योंकि बाद की अवधि से संबंधित है। यहाँ पर क्रय की अवधि के बाद की अवधि का आनुपातिक लाभांश क्रेता ने त्याग कर दिया क्योंकि वो उसको मिलेगा नहीं अब, जबकि शेयर उस अवधि में उसके पास हैं, लेकिन उस अवधि में शेयर पास में होने के बावजूद भी उसको शेयर उसके उस शेयर के ऊपर लाभांश नहीं मिलेगा क्योंकि उसने लाभांश रहित खरीदा था। तो इसका मतलब उस बाद की अवधि का उसने त्याग कर दिया। जबकि वो आयगत इनकम है इसलिए ट्रू डिविडेंड किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट आप कर नहीं सकते क्योंकि उस अवधि का लाभांश उसको मिलेगा ही नहीं नकदी, तो फिर वो शेयर अकाउंट को डेबिट करेगा। ध्यान रहे बात किसकी है, लाभांश सहित क्रेता की। तो शेयर्स काउंट DR2 जो है वो डिविडेंड काउंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की राशि करने से क्या है कि शेयर की वास्तविक लागत ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पहले वाले में तो उसने शेयर DR2 बैंक काउंट किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी शेयर अकाउंट जो है वो फिर डेबिट किया जाएगा उसको, तो उस राशि से वो डेबिट किया जाएगा और ऐसी डेबिट राशि से दोनों को जोड़ते हैं तब उसका कुल जो है वो लागत ज्ञात हो जाएगी। तो ये क्रय की बाद की अवधि से के लाभांश की बारे में आपको ध्यान करने की बात है। तो ऐसा आयगत लाभ था उसका, तो हम ट्रू डिविडेंड काउंट करेंगे, लेकिन चूंकि नकदी प्राप्त नहीं हुआ उसने त्याग कर दिया तो ये उसकी लागत में जुड़ जाएगा शेयर्स की। विक्रेता के लिए वास्तविक विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे, विक्रेता के लिए विक्रय की तिथि को लाभांश रहित विक्रय मूल्य लिखेंगे, उसमें से खर्चे घटा देंगे तो वास्तविक जो उसकी प्राप्त राशि होगी, वास्तविक प्राप्त राशि से बैंक अकाउंट DR2 शेयर्स अकाउंट से प्रविष्टि कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट DR2 शेयर्स अकाउंट से प्रविष्टि कर दी जाएगी और बाद में वही बात है कि विक्रय के बाद बेचे गए अंशों के लाभांश पर, मतलब विक्रय के बाद में बेचे गए अंशों के लाभांश पर जो है वो विक्रय के बाद की अवधि के आनुपातिक लाभांश से ये पुष्टि करेंगे। यानी वो लाभांश तो वही राशि होगी जो कि क्रेता के बारे में है और इस राशि को चूंकि ये राशि उसको बेचने के बावजूद भी मिल रही है, आप ये इस तरीके से समझो कि उसने तो लाभांश सहित बेच दिया और बेचने के बाद में वो अंश क्रेता के पास में है लेकिन लाभांश इसको मिल रहा है। तो बेचने की बाद की अवधि से संबंधित जो भी लाभांश है वो लाभांश चूंकि क्रेता को मिलना चाहिए था क्योंकि वो क्रेता के पास शेयर चले गए, लेकिन वो मिलेगा विक्रेता को क्योंकि लाभांश रहित बेचा था। तो इस प्रकार का लाभांश जो उसके पास अंश नहीं होते हुए भी मिल रहा है तो वो पूंजीगत प्रकृति का लाभांश हो गया उसका। तो ऐसे लाभांश की राशि से वो चूंकि उसको प्राप्त तो उसको नहीं होते हुए भी, अंश नहीं होते हुए भी उसको प्राप्त तो इसी को हो रहा है विक्रेता को ही, तो बैंक अकाउंट DR तो वो करेगा क्योंकि बैंक में राशि उसको प्राप्त हो रही है, लेकिन वो ट्रू डिविडेंड काउंट नहीं करेगा क्योंकि ऐसा राशि पूंजीगत प्रकृति का है इसलिए ट्रू शेयर्स काउंट करेगा और ट्रू शेयर्स काउंट करेगा तो शेयर्स जो है उसका वास्तविक विक्रय मूल्य जो है वो पहले वाली राशि और ये राशि जोड़ के हो जाएगा। तो ये बात यही, यहाँ पर चूंकि अंश लाभांश बेचने के बावजूद विक्रेता को मिला है तो आयगत नहीं है और इसी कारण इसको अंश खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि पहले वाली स्थिति में लाभांश सहित वाली बात थी तो क्रय बिक्री तिथि से पहले के लाभों में से घोषित लाभांश की थी, और यहाँ पर जब लाभांश सहित क्रय विक्रय किया जाता है, लाभांश रहित क्रय विक्रय किया जाता है तो लाभांश रहित क्रय विक्रय करने पर क्रय विक्रय की तिथि के बाद की अवधि से संबंधित जो लाभांश है उस लाभांश की बात यहाँ पर होती है, उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर दोनों के बारे में ध्यान है, एक में प्री एक्विजिशन में है और एक में पोस्ट एक्विजिशन की बात है। तो ये लाभांश रहित में पोस्ट एक्विजिशन हो गया और उसमें प्री एक्विजिशन का हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखने की बात है। और अब देखिए अगर बोनस अंशों की कोई बात है तो वास्तव में जब कोई बोनस अंश प्राप्त होते हैं
तो बोनस अंशों से भी अंश खाते को हम डेबिट करते हैं, किंतु इनकी जो लागत होती है वो शून्य होती है। हम ये जानते हैं कि बोनस अंश वे अंश होते हैं जो कोई कंपनी जारी करती है, तो उनके ऊपर भी उनको अंश दे दिए जाते हैं वर्तमान शेयर होल्डर्स को एक किसी निश्चित रेशियो में, लेकिन उससे पैसा कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो पूंजी की राशि तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसमें प्राप्त राशि उनकी कुछ नहीं होती है। तो इसलिए अंशों की संख्या तो वही होती है, लेकिन पेड अप कैपिटल जो है वो नहीं प्राप्त होते हुए भी उनकी जो कुल पूंजी है वो बढ़ा दी जाती है, लेकिन अमाउंट रिसीव्ड कुछ भी नहीं होता उनके ऊपर। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, और जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो जो बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे, कैपिटल भी बढ़ जाएगी, लेकिन प्राप्त राशि कैश अमाउंट कुछ भी प्राप्त नहीं होता इससे। तो कुल मिलाकर के इससे क्या है कि अगर किसी XYZ व्यक्ति के पोर्टफोलियो में जब अपन देखेंगे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएगा तो वो 2 बोनस शेयर्स लिखेगा। भाई जब शेयर्स काउंट जब उसका बनाया जाएगा तो पहले वाले कुछ शेयर्स हैं वो बैलेंस बीडी हो गए जैसे, फिर 2 बोनस शेयर्स लिखेगा, लेकिन कॉस्ट उसकी नहीं लाएगी, तो कॉस्ट अमाउंट के खाते में और कुछ नहीं लिखेगा। यानी शेयर्स के खाते में तो लिख देगा शेयर्स के खाने में तो, लेकिन अमाउंट के खाने में कुछ भी नहीं लिखेगा। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए पहले 1000 शेयरों की लागत 1 लाख रुपये थी, और अब मान लीजिए उसने 1000 शेयर और दे दिए बोनस के रूप में, तो अब 2000 शेयर की लागत है वो 1 लाख रुपये होगी। 2000 शेयर की 1 लाख रुपये हो जाएगी, तो वो 50 रुपये पर शेयर आ जाएगा। पहली स्थिति के अंदर पर शेयर कॉस्ट उसकी 100 रुपये आ रही थी, मान लीजिए 1000 शेयर की, तो अब वो जो कॉस्ट है वो 50 रुपये हो जाएगी, क्योंकि अब 2000 शेयर की 1 लाख रुपये की लागत होगी, तो 50 रुपये पर शेयर की लागत हो जाएगी। तो इस तरीके से उसकी लागत का हम कैलकुलेशन करते हैं बोनस शेयर्स की स्थिति में। तो अंशों की संख्या बढ़ जाती है, और इसका प्रभाव ये हो जाता है कि विद्यमान अंशों की प्रति अंश लागत गिर जाती है। अधिकार अंशों के अंतर्गत भी हम राइट शेयर्स के अंतर्गत भी अपने को ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यक्ति को राइट शेयर जो है किसी विनियोगकर्ता को प्राप्त होते हैं, तो स्वयं विनियोगकर्ता यदि उनको क्रय करता है, यानी उस अधिकार को क्रय करता है, तो विद्यमान अंशों की लागत और अधिकार अंशों की लागत को जोड़ करके विद्यमान प्लस अधिकार अंशों का भाग देकर औसत लागत प्रति अंश ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ होती हैं, यदि खुद विनियोगकर्ता क्रय करे उस अधिकार अंशों को, विनियोगकर्ता क्रय करे, या वो विनियोगकर्ता अगर क्रय नहीं करता है तो अधिकार का विक्रय है तो लाभांश, तो या दूसरी स्थिति ये होती है कि वो खुद उस अधिकार अंशों को खरीदता नहीं है, लेकिन वो अपने अधिकार का विक्रय कर देता है। तो हम कैसे करेंगे, तो यदि वो विनियोगकर्ता खुद उन अंशों को खरीद लेता है तो फिर क्या होगा, जब वो खुद खरीद लेगा तो विद्यमान अंशों की लागत और फिर अधिकार जो, क्योंकि जब उसको राइट शेयर्स मिलते हैं तो वो थोड़े कम कॉस्ट में देती है कंपनी, तभी तो खरीदेगा, नहीं तो बाज़ार से भी खरीद ले, तो वो कम कीमत में उनको देता है। तो उनकी जो लागत आती है, यानी अधिकार अंशों की जो लागत आती है, और पहले जो अंश उसके पास पड़े हुए हैं उनकी जो लागत है, उन लागत दोनों लागतों को जोड़ लेंगे, और दोनों लागतों के अंदर पहले वाले अंश और अधिकार वाले अंशों को का जोड़ करके उनका भाग दे देंगे, तो एक अंश की लागत आएगी। ये प्रति अंश लागत ज्ञात करेंगे। इस तरीके से औसत प्रति अंश लागत ज्ञात करते हैं, यानी पहले वाली लागत और वर्तमान लागत को जोड़ के, पहले वाले अंश और वर्तमान अंशों को जोड़ के उन प्रति अंश लागत ज्ञात कर रहे हैं। यदि इनका अधिकारों का विक्रय किया जाता है तो लाभांश खाते में क्रेडिट करेंगे, और अधिकार सहित क्रय करने पर अधिकार का विक्रय है तो अंश खाते में क्रेडिट करते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, यदि अधिकार का विक्रय किया जाता है तो लाभांश खाते में क्रेडिट करते हैं। भाई अधिकार अगर बेच दिया तो तब उसको अंश खाते में क्रेडिट करके लाभांश खाते में क्रेडिट करते हैं। अधिकार का यदि विक्रय किया जाता है तो उसको लाभांश खाते में क्रेडिट करते हैं, नहीं कि अंश खाते में। लेकिन यदि अधिकार सहित क्रय करने पर अधिकार का विक्रय है, यानी अधिकार सहित उसने क्रय किया कोई अंशों को, भाई ये परिस्थिति में तो एक तो सीधा ये कि अधिकार का ही विक्रय किया तो ठीक है। अब उसने क्या किया कि अधिकार सहित कोई अंशों को खरीद लिया और उसके बाद में अधिकार को बेच दिया, तो अधिकार सहित क्रय करने पर अधिकार का विक्रय किया गया है तो फिर अंश खाते में क्रेडिट करते हैं। तो भाई बात सीधी सी एक ही है कि अब उसने यहाँ पर ये परिस्थिति अलग टाइप की डेवलप हो गई। एक तो ये हुआ कि उसके पास केवल राइट है, राइट को बेच दिया तो डिविडेंड खाते में जाएगा, नहीं कि
यानी बैंक अकाउंट या तो डिविडेंड काउंट करेगा, नहीं कि शेयर काउंट। दूसरी परिस्थिति ये हुई कि उसने अधिकार सहित खरीद लिया किन्हीं अंशों को, अधिकार सहित खरीद के और फिर अधिकार को बेच दिया। तो जब अधिकार सहित खरीदने पर तो जो खरीदने के टाइम एंट्री कर दी, लेकिन फिर अधिकार को बेच दिया, तो फिर ऐसे अधिकार को जब वो बेचेगा तो फिर उस राशि को वो डिविडेंड खाते में जमा करके और शेयर खाते में जमा करेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो तीन बातें हो गई। एक तो उसने केवल अधिकारों को, अंशों को खरीद लिया और अपने पास पड़े हुए। दूसरी स्थिति ये होगी कि उसने केवल अधिकार को बेच दिया, जो उसके पास में वर्तमान में शेयर थे उन पर जो भी उसका अधिकार बनता है उस अधिकार को बेच दिया, अधिकार अंश नहीं खरीदे। और तीसरी परिस्थिति ये हुई कि उसने बाजार से अधिकार सहित अंशों को खरीदा पहले और फिर अधिकार की राशि को केवल बेच दिया। तो ये तीसरी परिस्थिति हो गई। तो इस प्रकार से इन तीनों परिस्थितियों को आपको ध्यान में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये बोनस अंशों के बारे में, अधिकार अंशों के जब प्राप्त होते हैं विनियोगकर्ता को तो क्या करता है, बोनस अंश प्राप्त होते हैं तो क्या करता है, लाभांश सहित अंशों को खरीदता है तो क्या करता है, बेचता है तो क्या करता है, ये सारा अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। ये सारी बातें आपको इसमें उल्लेखित कर दी गई हैं। नेक्स्ट अपने एक जो लेंगे व्याख्यान, इसमें इनसे संबंधित क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।